हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइना। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 8 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर द कंपनी एस्टैब्लिश पावर की शॉर्ट समरी। सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड स्टार्ट करती है इंडिया में। तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं जैसे पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये सारे इंडिया में आते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए। किन किन चीज़ों में? स्पाइसेस हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हुआ, इंडिगो, तो इन सब में प्रॉफिट कमाने के लिए, ट्रेड करने के लिए ये सारे इंडिया में आते हैं। अब बात आती है 1600 में, जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, है ना, क्वीन थी वो, तो उन्होंने ग्रांट करा था ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर जो ईस्ट के संग ट्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक लौती ऐसी कंपनी होगी जो कि ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? जो कंपनी थी उन्होंने अपनी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ प्लेस करी, सेटअप करी? सूरत में। अब बाद में उन्होंने क्या करा? एक्सपेंड करा टू बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इन जगहों में, और अपनी कंपनियाँ वगैरह सेटअप करनी स्टार्ट कर दिए। और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता गया तो कंपटीशन भी बढ़ता गया इंडियन रूलर्स के साथ और अदर यूरोपियन पावर के साथ भी बहुत ज़्यादा। मतलब सीधी सी बात है, जब आपके ख़रीदार बहुत सारे होंगे, है ना, और जिससे ख़रीद रहे हैं वो एक होगा, है ना, तो लाइक वो तो अपना प्राइस अब करेगा ही, है ना। जैसे इंडियन रूलर्स वगैरह से ख़रीद रहे थे, इंडियन ही मार्केट में आए थे, इंडिया में ही आए थे प्रॉफिट करने, तो बेसिकली लाइक उन्हें तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए थी। और लेने वाले बहुत थे और लाइक देने वाले एक, समझो ऐसा। तो यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा राइज हो गया था, पैसे भी बढ़ गए थे, है ना, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा था। तो इससे क्या हुआ? इंडियन रूलर्स और यूरोपियन पावर्स के बीच में थोड़ी सी लाइक क्लैशेस भी आने लगे और इंटेंसीफाई हो गया कंपटीशन। नेक्स्ट पार्ट हमारे चैप्टर का क्या कहता है? द कंपनी गेन्स फुट होल्ड इन बंगाल, यानी पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई? आपकी रिवर हुगली में इस्टेब्लिश हुई 1651 में। अब 1698 में क्या हुआ? कंपनी ने ज़मींदारी राइट्स 3 विलेजेस पे एक्वायर कर लिए थे, इंक्लूडिंग कैलकाटा। अब जो मुग़ल एम्परर थे औरंगज़ेब, उन्होंने भी कंपनी को एक फरमान जारी कर दिया था कंपनी के लिए। लाइक फरमान क्या होता है? बेसिकली एक रॉयल ऑर्डर होता है ना। उस फरमान में क्या लिखा था कि वो ड्यूटी फ्री आपका ट्रेड कर सकते हैं, और जिसका कंपनी ने आखिरकार मिसयूज़ ही करा। नेक्स्ट पार्ट हमारे चैप्टर का क्या कहता है? कन्फ्लिक्ट विद द नवाब्स ऑफ बंगाल, यानी जो नवाब ऑफ बंगाल के साथ जो कन्फ्लिक्ट हुई। अब जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, ये सारे आपके लाइक नवाब बदलते गए जैसे जैसे कंपनी की लाइक पावर ग्रो होती गई। ये जो रूलर्स हैं ये मेन नवाब्स थे बंगाल के, है ना, एक के बाद एक। अब जो बैटल ऑफ प्लासी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ था, एक टर्निंग पॉइंट है। अब जो कंपनी ने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था, किसकी हेल्प से? मीर ज़फ़र। अब यहाँ आप सोचोगे मीर ज़फ़र कौन है? मीर ज़फ़र सिराजुद्दौला का ही कमांडर है ना। तो मीर ज़फ़र की हेल्प ली आपके कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिससे कि वो सिराजुद्दौला को हरा सके फाइट में। और बाद में मीर ज़फ़र को क्या बना दिया गया? नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट पार्ट हमारी स्टोरी का क्या कहता है कि जो कंपनी ने अब डिसाइड करा कि वो ही दीवान बन जाए। पता है क्या हुआ था कि जैसे इन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, मीर ज़फ़र को रख दिया था, नवाब बना दिया था। अब मीर ज़फ़र ने कंप्लेन करनी चालू कर दी ये ड्यूटी फ्री ट्रेड की वजह से, तो उसको लाइक हटा दिया गया और मीर कासिम को प्लेस कर दिया। अब जो मीर कासिम था, मीर कासिम ने भी सेम कंप्लेन करी थी कि ये ड्यूटी फ्री ट्रेड वगैरह जो भी था उसकी वजह से कंप्लेन करनी चालू करी। तो कंपनी ने फिर से मीर ज़फ़र को ही लाइक वापस नवाब बना दिया। अब क्या करना पड़ रहा था? मीर ज़फ़र नवाब बना था तो 5 लाख मंथली इन्हें देना पड़ रहा था मीर ज़फ़र को। ये चीज़ कंपनी के लिए थोड़ा सा लॉस में जा रही थी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लग रहे थे ये 5 लाख हर महीने मीर ज़फ़र को देने। तो उन्होंने फैसला करा कि हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। नवाब्स वो बेसिकली बोलते थे, क्योंकि उन्हें नवाब बोलना नहीं आता था तो वो नवाब्स बोलते थे। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि अब वही दीवान, अब वही नवाब बन जाते हैं, है ना। तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, 1764 में जो हुई। उसके बाद जो कंपनी थी उन्होंने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और जो मुग़ल एम्परर थे इनकी कंबाइंड फोर्सेस को भी हरा दिया। 1765 में क्या हुआ?
जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने ग्रांट करा कंपनी के दीवानी राइट्स को अपने रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब जो ये 1764 थी ना, जिसमें हरा दिया था इनको सिराजुद्दौला वगैरह को, तो क्या था 1764 में मीर जफ़र रख लिया गया था, है ना। मीर जफ़र रखने के बाद इसके बाद क्या हुआ, आपके जब इनकी डेथ वगैरह हुई, जो कुछ हुआ मैंने आपको मंथली बताया, 1765 में फिर इनकी डेथ हो गई थी मीर जफ़र की। तो अब जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने क्या करा था, कंपनी दीवानी राइट्स, है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, वो उन्हें दे दिए थे, कंपनी को दे दिए थे सारे। मुग़ल एम्परर ने कंपनी को राइट्स वगैरह दे दिए। तो इससे क्या है, कंपनी अब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, उनके पास फाइनेंशियल पावर था, कंट्रोल था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, यानी अब जो ब्रिटिशर्स की पावर थी वो कैसे एक्सपेंड हुई। जो कंपनी थी उन्होंने अपना रूल 2 मेथड से बेसिकली करा था। बहुत सारे मेथड थे, लेकिन क्या है, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जिससे उनका रूल एक्सपेंड हुआ, बढ़ा था, वो था सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अब जो सब्सिडरी अलायंस था, इसमें क्या था, इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश ट्रूप्स रखने पड़ते थे उनकी टेरिटरी में, और उनकी मेंटेनेंस के लिए, यानी ब्रिटिश मेंटेनेंस के लिए इंडियन रूलर्स को पैसा पे करना पड़ता, है ना, पे करना पड़ता था। और अगर वो नहीं पे कर पाते थे तो उनकी टेरिटरी का कुछ पार्ट स्नैच कर लिया जाता था, उनसे ले लिया जाता था। तो ये था आपका सब्सिडरी अलायंस, है ना। अब दूसरा जो मेथड था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जो कि किसने इंट्रोड्यूस करा था, लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करा था, ये लेके आए थे। इसमें मतलब इसका क्या कहना था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का, कि अगर कोई रूलर मर जाता है अपने मेल हेयर के बिना, यानी अगर कोई राजा क्या कोई बेटा नहीं है आगे, तो जो किंगडम है वो किसके अंडर आ जाएगा, कौन एनेक्स कर सकता है, वो कंपनी एनेक्स कर सकती है। तो इसी की बदौलत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की वजह से ही सतारा, नागपुर, झांसी, अवध जैसे स्टेट्स हैं ना, ये इन लोगों ने टेक ओवर कर लिए थे। नेक्स्ट क्या था, अब देखो इतना सब हो रहा था, वो ये सब कर रहे थे, सारे राइट्स वगैरह मिसयूज़ कर रहे थे अपने। तो क्या हुआ था, कुछ तो रेजिस्टेंस शो होता ही, कुछ तो दिखता कि हाँ लोग रजिस्ट कर रहे हैं, इंडियन पावर्स वगैरह जो भी हैं आपके रूलर्स वगैरह, वो मना कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं इस चीज़ को, रजिस्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहले क्या था, रजिस्ट करने वाले वो थे मैसूर में टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है। तो टीपू सुल्तान ने ये ब्रिटिश कंट्रोल को रजिस्ट करा, और 4 एंग्लो मैसूर, क्योंकि मैसूर के थे ना, तो मैसूर वाली वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये इतने ईयर्स तक चली। 4 एंग्लो वॉर चली, पहली 1767 to 69, देन 80 to 84, देन 90 to 92, देन लास्ट वॉर जो थी 1799 वाली, इसमें वो हार गए, टीपू सुल्तान इसमें हार गए, और 1799 में इनकी मौत हो गई, मतलब इन्हें मार दिया गया। इनकी चौथी जो लास्ट 4th एंग्लो मैसूर वॉर थी। नेक्स्ट मराठा ने भी वो दिखाया कि नहीं ये गलत है सारी चीज़ें। तो जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इनके साथ 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़ी, और जब 1817 to 1819 की वॉर में उनकी हार हो गई, तो जो मराठा पावर थी वो क्रश हो गई, मराठा पावर तबाह हो गई, इसमें ख़त्म हो गई बेसिकली। अब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए इसके बाद, जो 2 कंपनी थी ना, कंपनी ने अपॉइंट करे थे रेजिडेंट्स इंडियन कोर्ट्स में, जो कि कंट्रोल कर रहे थे डिसीजंस को, है ना। तो जो इंडियन कोर्ट्स थे ना, उसमें उन्होंने कुछ रेजिडेंट्स अपॉइंट कर लिए थे, जो कि इनके डिसीजंस वगैरह को कंट्रोल करते हैं। अब जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज़ करा। जो इंडिया थी, इंडिया को प्रेसिडेंसीज़ में डिवाइड कर दिया, और बेसिकली 3 मेन प्रेसिडेंसीज़ में डिवाइड करा, पहला बंगाल, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास। अब क्या था, इन्होंने क्या चीज़ करी, एक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट को भी इंट्रोड्यूस कराया, एक सुप्रीम कोर्ट भी फॉर्म करवाई कलकत्ता में इन ईयर 1774। बाद में क्या हुआ, मिलिट्री रिफॉर्म्स भी बहुत सारे हुए, नए आर्मी ऑफ सिपॉइज लेके आए, इंडियन सोल्जर्स लेके आए, है ना। कुछ वो पैदल वाले थे और कुछ वो घुड़सवार वाले थे, है ना। तो जो सोल्जर्स वगैरह थे उन्हें भी यूरोपियन मेथड्स के थ्रू ट्रेन करा गया, उस मेथड्स में, यूरोपियन मेथड्स में ट्रेन करा गया। आर्मी को एक तरह से टूल बनाया गया जिससे वो और एक्सपेंड कर सके और अपना कंट्रोल बनाए रखें। लास्ट में स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि जो चीज़ कंपनी की ट्रेडिंग कंपनी से स्टार्ट हुई थी, वो कैसे कैसे कॉलोनियल पावर में आपकी चेंज हो गई इंडिया में, क्योंकि आए तो बेसिकली वो ट्रेडिंग के मकसद से थे, है ना, कि उन्हें बस ट्रेड करना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है ना।
अपने लिए, बट बाद में क्या हुआ, वो कॉलोनियल पावर में पूरा लाइक कंट्रोल ही जमा लिया था इंडिया में। तो मिड 1800s में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अच्छा खासा कंट्रोल पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया था कंट्री के लार्ज पार्ट्स में, और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पूरा का पूरा कंट्रोल जमा लिया था। तो यही थी आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।